वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में आज एक नया चैप्टर राष्ट्रपति हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है हमारे, आप कमेंट करके बताना भी कौन है हमारे फिलहाल राष्ट्रपति। चलिए, तो ये हमारे प्रथम नागरिक होते हैं, मतलब देश के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख हमारे जो संविधान में प्रमुख हैं वो हैं राष्ट्रपति। चलिए अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति। तो 52 क्या बोलता है? अनुच्छेद 52 बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? संघ या केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी केंद्र की, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति वो उसमें सर्वेसर्वा होंगे। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है? निर्वाचन और निर्वाचक मंडल, मतलब इनका कैसे निर्वाचन होगा और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे। अब चलिए निर्वाचक मंडल देख लेते हैं कौन कौन होगा। निर्वाचक मंडल में संसद और विधानमंडल के कौन से निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी कि देखो, संसद में और विधानमंडल में जो राज्यों में होती है ना, विधानसभा विधान परिषद होती है कुछ जगहों पे, और यहाँ पे संसद में क्या होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। तो इनके जो हैं निर्वाचित सदस्य, ओनली जो चुने हुए सदस्य, कुछ लोग क्या है यहाँ पे मनोनीत भी कहते हैं, लेकिन मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते हैं इनके निर्वाचक मंडल में। इनके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो केवल निर्वाचित सदस्य। अच्छा, ये क्या है? 1992 से पहले दिल्ली और पुदुचेरी के, क्योंकि यहाँ भी विधानसभाएं हैं तो यहाँ के विधानमंडल को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। ये सब फैक्ट हैं, ये सब क्वेश्चन आए हैं और आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसका मतलब क्या है? मतलब 50 सांसद ऐसे होने चाहिए कि उनका प्रस्ताव करके फलाना जो है, ये जो है राष्ट्रपति चुने जाने चाहिए, इनका हम प्रस्ताव करते हैं। अच्छा, प्रस्ताव तो हो गया, और 50 लोग ऐसे होने चाहिए कि अनुमोदन कर दें कि हाँ हम इनका अनुमोदन, मतलब हाँ हम इनकी ओर हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये यही राष्ट्रपति बनने चाहिए। तो ये 50-50 होने चाहिए। इनका मतलब ये है कि कल को कोई भी आम आदमी जाके वहाँ पर्चा ना भर दे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा। 50 सांसद लाने होंगे अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, तब जाके वो कोई पर्चा भर सकता है। ऐसे पर्चा नहीं भरा सकता, राष्ट्रपति हैं वो प्रथम नागरिक। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है? निर्वाचन की रीति। अच्छा, निर्वाचन की रीति क्या होगी समझ लेते हैं। कैसे निर्वाचन होगा? मतलब निर्वाचन पहले तो गुप्त होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के होगा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। ये तीनों चीज़ याद रखना। गुप्त मतदान होगा, अनुपात मतलब जिसका अनुपात में प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा उसको वो चुना जाएगा, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब मैं समझाऊंगा आपको। मतलब क्या है, जैसे 3 लोग हुए इलेक्शन में, 3 लोग खड़े हुए, तो उसमें 1, 2 और 3, तो उसमें तीनों के लिए यहाँ पर वोट होती हैं कि मैंने पहली वोट मेरी इसको 1 नंबर को, दूसरी वोट मेरी दूसरी वोट इसको 3 नंबर को, और तीसरी वोट इसको। तो ऐसे करके मान लो कभी कभी क्या है, पहली वोट हमारी टाई हो गई, इसको बोलते हैं एकल संक्रमण मत पद्धति। मतलब पहली वोट हमारी टाई हो गई, सबकी बराबर आ गई, फिर देखा जाएगा दूसरे नंबर पे किस किस को मिला है वोट। तो दूसरे नंबर पे अब तीसरे वाले को, जो तीसरा कैंडिडेट था उसको मिला है, तो यानी वो विजेता हो जाएगा। समझ गए? ऐसे होता है। मतलब पहला नंबर पे बराबर हो गई, तो लेकिन दूसरा नंबर किसको ज़्यादा मिला है, इन दोनों में से जिसको ज़्यादा मिला होगा दूसरा नंबर, वो विजेता हो जाएगा। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, विधायक का मत, मतलब अब देखो, अब एक विधायक तो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या पे चुन के आ रहा है, और एक MP बहुत बड़े एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग होता है, तो उनके मतों का कैसे मूल्य किया जाएगा वो देखते हैं। तो विधायक का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? उस राज्य की जनसंख्या, मान लो यूपी है तो वहाँ पे कितने लोग हैं, वो उसके अपोन में रख देंगे क्या, उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं। जैसे यूपी है 20 करोड़ जनसंख्या है, तो 20 करोड़ ऊपर हो गए
20 करोड़, है ना। और अपॉन में कितने कर देंगे, 400 कितने 3, 403 सदस्य है ना, तो इससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, है ना, 1/1000 से। तो ये निकल जाएगा एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य। ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या और 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, सांसद का मत मूल्य कैसे निकलेगा? सांसद का मत मूल्य निकलेगा सभी राज्य के विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया ऐसे करके इस हिसाब से। उसके बाद संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा राज्यसभा में कुल मिला के निर्वाचित सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य को हटा दो, जितने भी टोटल सदस्य हैं उसमें से मनोनीत सदस्य को हटा के उससे भाग दे देंगे राज्य के विधायकों के मत में, तो उनका मूल्य आ जाएगा। चुनाव कैसे होगा? चुनाव होगा मतलब मान लो जितनी सीट है उसका 50% ले लो और उससे एक सीट ज़्यादा ले लो, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 सीट ले लेंगे तो वो व्यक्ति जीत जाएगा। अच्छा, अब 58 बोलता है योग्यताएं। योग्यताएं क्या क्या होंगी? आपको अनुच्छेद याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये देख लो कि क्या क्या चीज़ें योग्यताएं हैं, तो उसमें समझ लो कौन कौन सी योग्यता है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, ये नहीं कि जन्म से ही नागरिक हो, लेकिन अमेरिका बोलता है जन्म से नागरिक हो, तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। अच्छा, 35 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो, लोकसभा में, एलएस मतलब लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, जो लोकसभा का एक सांसद बनने की जो योग्यता होती है वो योग्यता उसके पास हो, और लाभ के पद पर न हो, यानी कि वो लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 60 क्या बोलता है? शपथ। शपथ के बारे में कौन दिलाता है इनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ के बारे में कोई बताया नहीं गया है। इनकी शपथ कहाँ है? अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में सभी की शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है। यही आता है, कभी भी ऐसी चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में, अपवाद आते हैं, ये अपवाद है। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 56 क्या बोलता है? पदावधि, मतलब उसके पद की अवधि और रिक्तता के बारे में बताता है। मतलब पद की अवधि 5 वर्ष होगी, कब से? पद धारण करने से, जिस दिन उसने चार्ज ले लिया तब से 5 वर्ष है, ये नहीं चुनाव से नहीं है, जब से पद धारण कर लिया, पद ले लिया, आज राष्ट्रपति चुन गया और उसके बाद आज मैंने चार्ज ले लिया, आज इसने राष्ट्रपति का चार्ज लिया, उससे 5 वर्ष। ठीक है, रिक्तता कब कब हो जाएगी? त्याग पत्र देता है तो रिक्तता हो जाएगी। महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 बोलता है महाभियोग, इसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा मैं अभी। आकस्मिक निधन हो जाए, वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसके पद की रिक्तता हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 61, बहुत इंपॉर्टेंट, महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग बोलते हैं। हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं। तो महाभियोग कैसे होगा? अच्छा, संविधान का अतिक्रमण कर दे या उल्लंघन कर दे, यानी संविधान का अतिक्रमण, उल्लंघन या उसमें अक्षमता हो जाए, है वो अक्षम हो जाए अपने काम करने में, तब उसको हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जाएगा आप देख लेते हैं। किसी भी सदन में, मतलब ये क्या है, महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन प्रारंभ होने से पहले क्या किया जाएगा? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन जो सदन प्रारंभ कर रहा है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। मान लो 100 सदस्य हैं किसी सदन में, मैं बता रहा हूँ, मैं 100 नहीं होते हैं, लेकिन 100 सदस्य हैं तो 25 सदस्यों के हस्ताक्षर होके और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बता दिया जाए कि ये लो आपके खिलाफ हम महाभियोग शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे शुरू होता है महाभियोग। अच्छा, फिर क्या होगा? प्रारंभिक जो सदन था जहाँ से स्टार्ट होता है महाभियोग, वहाँ के 2/3 सदस्य, यानी कि अगर 66 सदस्य हैं तो 2/3 कितना हो गया? 44 सदस्य हो गया। तो 44 सदस्य उस पर उसके द्वारा पारित कर दें, है ना। ये तो हो गए उपस्थित सदस्य। 2/3 का मतलब होता है उपस्थित 2/3 और पूरे सदस्य। भाई मान लो आज 66 ही उपस्थित हैं और सदस्य हैं उसमें 100, तो 100 सदस्यों का बहुमत, यानी कि 50% हो उनका, 50% प्लस 1, ये बहुमत होता है। दोनों चीज़ होनी चाहिए, इतना आसान नहीं राष्ट्रपति को हटाना भाई। एक तो 2/3 बहुमत, जो आज जितने भी अवेलेबल हैं उनका 2/3 बहुमत। दूसरा क्या है, जो उसमें सदन में कुल सदस्य हैं उनका 50% प्लस 1, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा सदन जांच कर सकता है इस चीज़ की कि जो पहले ने बताया है सही है गलत है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति इसमें
उपस्थित हो सकते हैं इस कार्रवाई में और अपना पक्ष भी रख सकते हैं। जो उन पर आरोप लगे हैं उनके अगेंस्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। दूसरे सदन में 2/3 वोट, सेम उसी तरीके से दूसरे सदन में भी पारित होना चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है, इसको देख लेना बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखते हैं शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? चलिए, विधायी शक्तियाँ होती हैं कुछ। विधायी मतलब विधि के द्वारा। कौन कौन सी? संसद सत्र आहूत कराना, संसद सत्र को बुलाना, उसका सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, संसद में या दोनों, संसद के एक या दोनों सदनों में भाषण देना, ये विधायी शक्तियाँ। विधेयक हों, यानी कौन से विधेयक? धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, संचित निधि से धन निकालना, इस तरह के जो विधेयक होते हैं उनमें उन विधेयकों को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ये विधायी शक्ति है। संयुक्त बैठक बुलाना, साधारण विधेयक पर ही आती है। ये साधारण विधेयक होगा तो ही आएगी संयुक्त बैठक, मतलब संयुक्त बैठक बुलाना, ये उसकी शक्ति है। पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना, ये शक्ति है। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123 में है 1, 2, 3। अध्यादेश कब जारी होगा? ये क्या है? जब संसद, देखो इसकी कंडीशन है, ये राज्य सूची के विषय पर लागू नहीं होगा। राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उस पर अध्यादेश जारी नहीं होगा। दोनों सदन सत्र में न हो, अगर सत्र में हो न हो तभी होगा, यानी अगर कोई सा भी सदन सत्र में है तो ये अध्यादेश जारी नहीं होगा। संविधान संशोधन के लिए भी यह जारी नहीं होगा। संविधान संशोधन करना है तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। अच्छा, कब तक प्रभावी रहेगा? संसद सत्र, कोई भी संसद सत्र, क्योंकि अध्यादेश जब लाया जाता है जब संसद सत्र उसमें संसद सत्र नहीं होता है, उस टाइम संसद का ब्रेक चल रहा होता है। जब सत्र नए सिरे से बैठेगा उसके 6 महीने तक ही ये वैलिड रहेगा। अगर 6 महीने में इस पर कानून नहीं बनाया गया, इसको संसद में पारित नहीं करवाया गया, तो ये अपने आप ही नल एंड वॉइड खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी आती है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो ये क्या होती हैं? तो इसमें नियुक्तियाँ होती हैं। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना, कैग की, CAG, और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करना, UPSC के जो चेयरमैन होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति करना, ये सब उनकी कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर है। सांसदों के मनोनयन का अधिकार है ना, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। लेकिन अब याद रखना, लोकसभा वाला ये अभी अगली जो लोकसभा आएगी तब से ये लोकसभा 2 जो है ना, लोकसभा वाले 2 ये खत्म हो जाएंगे। अब ये अभी तक ये लोकसभा जो चल रही है इसी लोकसभा में ये वैलिड है। अगली लोकसभा से अमेंडमेंट हो गया है 2020 में। अब जो लोकसभा आएगी उसमें ये 2 जो आंग्ल भारतीय चुने जाते थे ना, जो मनोनयन होता था, उनका ये खत्म हो जाएगा, अगली से नहीं आएंगे। चलिए, क्षमादान की, अनुच्छेद 72 याद रखना, अनुच्छेद 72 बताता है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के, यानी कि कौन से? किसी भी न्यायालय के, यानी कि सेना न्यायालय के भी आदेश को, कोई भी न्यायालय के कोई भी सजा को, यानी मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। किसी भी सजा को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति में बदलाव कर सकता है, सजा को कम ज़्यादा है कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर फांसी हो रही है उसको भी माफ़ कर सकता है। इतनी पावर है। सेना न्यायालय के फैसले को भी माफ़ कर सकता है। ये क्षमादान शक्ति हो गई, अनुच्छेद 72। सैन्य शक्ति क्या है? तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, ये सैन्य शक्ति है उसकी। तीनों सेनाएं इसी से पावर लेती हैं। राजनीतिक शक्ति क्या क्या है अब देखते हैं। अन्य देशों के साथ समझौते संधि इसी के नाम से होते हैं। भारत में विदेशी राजनयिक और हमारे देश के जो राजनयिक विदेशों में जाते हैं उनकी नियुक्ति, जो बाहर के जा रहे हैं उनकी नियुक्ति का, और यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये राजनीतिक शक्ति हो गई। आपातकालीन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 3 तरह का आपात होते हैं, कौन सा? एक राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। इसमें क्या है, ये कब लगता है? युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो। ये मैं पढ़ाऊंगा, जब आपात पढ़ाऊंगा ना आपको तब पढ़ाएंगे इसको अच्छे से। तो ये आपातकालीन शक्ति यानी राष्ट्रीय आपात लागू करना। राष्ट्रपति शासन 356, ये तो बहुत बार लगता रहता है, देखेंगे राष्ट्रपति शासन लगता है, वो राष्ट्रपति लगाते हैं। और वित्तीय आपात जो कि हमारे देश में कभी आज तक नहीं लगा, अनुच्छेद 360, उसको लागू करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, अगला देखते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और द्वितीय देख लेना, कभी कभी द्वितीय भी आ जाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, याद रखना। प्रथम, एक फैक्ट पूछा था, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति बन गए थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति।
है ना। इस चीज़ से पता चलता है हम कितने सेकुलर हैं। अच्छा, अभी के क्या है, द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, मैंने आपको पूछा था। द्रौपदी मुर्मू हैं हमारी फिलहाल राष्ट्रपति हैं। ये अगर क्रमानुसार देखें तो 17वीं राष्ट्रपति हैं, और व्यक्ति के अनुसार देखें व्यक्ति में तो 15वीं हैं। दोनों आ सकता है। अगर क्रम से देखें, अगर कार्यकाल के हिसाब से देखें तो 17वां कार्यकाल है ना। और अगर उसमें देखें व्यक्ति वाइज देखें तो 15वां इनका कार्यकाल है। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एक संथाल जाति है, उड़ीसा की संथाल जाति से ये आती हैं। तो ये राष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने कोशिश की है आपको सब चीज़ें लगभग राष्ट्रपति के बारे में समझाने की। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो और कुछ चीज़ें अगर छुट्टी होंगी तो उनको कवर कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कब सफिशिएंट है, पूरा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। चलिए, चैनल को शेयर करते रहिए, है ना, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।